Assalamu alaikum. So in this video we will discuss how to calculate the average power in the wind. So keep in mind, in order to calculate the average power in the wind, don't just put the average value of the wind speed in the power equation. Instead we need to find the average value of the cube of the velocity. So in the next slide we will discuss how to find the average value of the cube of the velocity. This is the formula to calculate the average value. Here we can see that we need to put the average value of the cube of the velocity in order to calculate the average value of the wind. So in order to find the average value of the cube of the velocity, we need to understand the discrete wind histogram. So in order to find the average value, किसी भी चीज़ की हमने average value find करनी हो तो क्या होता है कि total distance cover और divided by total time करते हैं. तो सपोज करें हमने किसी स्पेसिफिक साइट पर विंड के डाटा को एनालाइज करना है तो उसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम क्या करेंगे, टोटल मीटर्स, kilometers or miles of the wind that have blown past that site divided by the total time that it took to do so. तो इस तरह हम एवरेज वैल्यू विंड की फाइंड करेंगे. सपोज करें हमने 10 हावर्स पीरियड के लिए एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है विंड की. तो उन 10 हावर्स में से 3 हावर्स कोई विंड फ्लो नहीं की, फिर 3 हावर्स के लिए 5 माइल्स पर हावर की स्पीड से विंड ने फ्लो किया, फिर 4 हावर्स के लिए 10 माइल्स पर हावर की विंड की स्पीड से विंड ने फ्लो किया. तो जो हमारे पास एवरेज विंड स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, वी एवरेज हो जाएगी माइल्स ऑफ द विंड डिवाइडेड बाय द टोटल हावर्स. तो माइल्स ऑफ द विंड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला था वो क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है. तो हमारे पास क्या है, 3 हावर्स के लिए 0 माइल पर हावर थी, मतलब कि नो विंड थी. फिर नेक्स्ट 3 हावर्स के लिए हमारे पास जो विंड की स्पीड थी वो क्या थी, 5 माइल्स पर हावर थी. और फिर नेक्स्ट 4 हावर्स के लिए हमारे पास जो स्पीड थी वो क्या थी, 10 माइल्स पर हावर. और टोटल टाइम हमारे पास क्या था, 10 था. तो हमारे पास जो एवरेज वैल्यू निकल कर आई है वो क्या है, 5.5 माइल्स पर हावर आई है. तो इसको हम अल्टरनेटिव वे में भी इंटरप्रेट करके लिख सकते हैं, जैसे कि हम 3 हावर्स डिवाइडेड बाई 10 हावर्स मल्टीप्लाई बाई 0 माइल्स पर हावर लिख सकते हैं. फिर 3 हावर्स डिवाइडेड बाई 10 हावर्स मल्टीप्लाई बाई 5 माइल पर हावर लिख सकते हैं. फिर प्लस 4 हावर्स डिवाइडेड बाई 10 हावर्स मल्टीप्लाई बाई 10 माइल्स पर हावर लिख सकते हैं. तो हम इसको इस तरह भी इंटरप्रेट कर सकते हैं. फिर इन दोनों इक्वेशन को हम जनरलाइज्ड फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ है तो हम इसको समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. समेशन की फॉर्म में किस तरह होगा, 3 मतलब कि हावर्स इंटू वेलोसिटी इंटू हावर्स. तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है समेशन वेलोसिटी, जो स्पेसिफिक वेलोसिटी है उस हावर्स पर 3 हावर्स 0 माइल्स है, इधर 5 माइल्स है और फिर 10 माइल है. और जिस स्पेसिफिक हावर्स के लिए विंड ने फ्लो किया उस स्पीड पर तो वो वाले हावर्स, तो इनका हम समेशन ले लेंगे, वी आई इंटू हावर्स का प्रोडक्ट लेकर समेशन ले लेंगे और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ हावर्स. और दूसरा वे जो हमने अल्टरनेटिव वे में लिखा था उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, वी आई है हमारे पास, वेलोसिटी है और फिर फ्रैक्शन ऑफ द हावर्स है. तो मतलब कि 10 में से 3 हावर्स के लिए 0 माइल्स पर हावर की स्पीड से मूव कर रही थी. फिर 10 हावर्स में से 3 हावर्स उसने मूव किया 5 माइल्स पर हावर की स्पीड से. फिर 10 हावर में से 4 हावर्स उसने 10 माइल्स पर हावर की स्पीड से मूव किया. तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, वी आई इंटू फ्रैक्शन ऑफ द हावर्स. तो जो फ्रैक्शंस ऑफ द हावर्स हैं एक्चुअली ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है विंड की, कि विंड ने सपोज करें 30% उसकी कोई विंड नहीं थी. फिर नेक्स्ट 30% टाइम के लिए हमारे पास जो विंड की वेलोसिटी थी वो 5 माइल्स पर हावर थी. फिर 40% विंड ने 10 माइल पर हावर की स्पीड से मूव किया. तो ये एक्चुअली क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी आई इंटू प्रोबेबिलिटी. तो उन दोनों इक्वेशंस को हम जो प्रोबेबिलिस्टिक टर्म्स में हम किस तरह लिख सकते हैं, सपोज करें अगर हमारे पास एवरेज वी वेलोसिटी क्यू की एवरेज लेनी हो तो हम क्या लिखेंगे, वी आई का क्यूब लेकर उसको हम प्रोबेबिलिस्टिक जो फंक्शन होगा, फ्रैक्शनल जो फंक्शन था हमारे पास हार्स थे उनके साथ हमने मल्टीप्लाई करते हैं. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वी क्यू की एवरेज वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. तो ये हमारे पास हिस्टोग्राम है, किसी भी स्पेसिफिक साइट का हमने डाटा को एनालाइज किया है. तो हमें पता लगा है कि सपोज करें ये
ओवर द ईयर है। तो एक ईयर में हमारे पास 8760 आवर्स होते हैं, तो उनमें से 24 आवर्स कोई विंड ने फ्लो नहीं किया, तो हमारे पास ये 0 पर 0 है। उसके बाद 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 276 आवर्स के लिए विंड ने फ्लो किया, तो ये हमने डाटा को इधर पुट कर दिया। फिर इसी तरह नेक्स्ट 527 आवर्स के लिए विंड ने 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फ्लो किया, तो फिर हमने ये किया। तो ये इस तरह का हिस्टोग्राम टाइप हमारे पास डाटा आ गया है विंड का। तो फिर हमारे पास एग्जांपल 6.9 है, हमने एवरेज पावर विंड में कैलकुलेट करनी है। फाइंड द एवरेज विंड स्प्रेड एंड द एवरेज पावर इन द विंड। Assume that the standard air density is 1.225 kg per meter cube. Compare the result with that which would be obtained if the average power were miscalculated using just the average wind speed. तो हमने कंपेयर रिजल्ट को करना है कि जब हम वी क्यूब एवरेज की जगह जस्ट वी का एवरेज लेकर उसका क्यूब निकालते हैं, तो फिर हमारे पास क्या एवरेज पावर निकलती है। तो हमने सबसे पहले हमने सिंपल कैलकुलेशन किया है। सपोज करें हमारे पास साल ओवर द ईयर का डाटा है, एक पूरे साल का डाटा है, और एक साल में हमारे पास जो हार्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो 8760 होते हैं, और उसमें से 805 हार के लिए विंड 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फ्लो कर रही है। तो इसके जो फ्रैक्शंस ऑफ द हार्स होंगे तो वो किस तरह होंगे, 805 डिवाइड बाई 8760, तो 24 मल्टीप्लाई बाई 365 करेंगे तो हमारे पास जो हार्स बन जाएंगे वो 8760 ही बनेंगे। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन ऑफ द हार्स हो जाएंगे वो ये निकल कर आते हैं 0.091 निकल कर आते हैं। तो हमारे पास जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, 8 माइल पर सेकेंड थी। तो वी 8 इंटू फ्रैक्शन ऑफ द हार्स एट 8 मीटर पर सेकेंड करेंगे, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगी। और वी 8 का क्यूब लेंगे, यानी कि पहले v का क्यूब लेंगे, 8 का क्यूब लेकर उसको फिर फ्रैक्शन ऑफ द हार्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ये वाली 47.05 आ जाएगी। तो इसी तरह हमने ये कैलकुलेट पूरा टेबल किया है। सपोज करें हमारे पास जो हार्स थे 24 हार्स के लिए कोई विंड फ्लो नहीं की, तो वो उसका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 8760, ये टोटल नंबर ऑफ हार्स हैं, इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली फ्रैक्शन आएगा। इस फ्रैक्शन को हमने वी आई यानी कि 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0 आ गया। वी आई क्यूब लेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा, और वी आई क्यूब इंटू फ्रैक्शन ऑफ हार करेंगे वो भी 0 आ जाएगा। फिर हमारे पास ओवर द ईयर जो हमारे पास टोटल हार्स होते हैं वो 8760 होते हैं, उसमें से 276 हार्स के लिए विंड ने 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव किया। तो उसका फ्रैक्शन ऑफ द हार्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 276 को डिवाइड करेंगे 8760 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन गया, हमारे पास 0.0315 फ्रैक्शन ऑफ द हार्स बन गए। तो इसको आप वी आई इंटू फ्रैक्शन ऑफ द हार्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 0.0315 यही वैल्यू आ जाएगी। फिर वी आई यानी कि 1 का क्यूब लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और फिर वी आई क्यूब इंटू फ्रैक्शन ऑफ द हार्स करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। फिर हमारे पास जो साल में से 527 हार्स विंड ने 2 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू से फ्लो किया, इसका फ्रैक्शन ऑफ द हार्स फाइंड करेंगे। किस तरह फ्रैक्शन ऑफ द हार्स, 527 को डिवाइड करेंगे, आप 8760 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी। फिर वी आई जो है इसको फ्रैक्शन ऑफ हार्स से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ जाए। वी आई हमारे पास क्या थी, 2 थी, और 2 को मल्टीप्लाई किया 0.0602 से हमारे पास ये आ गई। फिर हम 2 का क्यूब लेंगे, हमारे पास ये आ जाएगी। फिर वी आई क्यूब इंटू फ्रैक्शन ऑफ द हार्स करेंगे तो हमारे पास 0.48 आ जाएगी। तो इसी तरह ये सारा डाटा को हमने कंप्यूट किया हुआ है। तो हमारे पास आज टोटल आज हमारे पास 8760 आ गए हैं, और फ्रैक्शन ऑफ द हार्स क्योंकि ये एक प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन है तो आपको पता है कि टोटल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर हमारे पास वी आई इंटू फ्रैक्शन ऑफ हार्स का जो सम आएगा वो क्या आएगा, 7 आ जाएगा। फिर हमारे पास वी आई क्यूब इंटू फ्रैक्शन ऑफ हार्स का जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, 653.24 आ रहा है। तो ये एक्चुअली तो हमारे पास ये है वी एवरेज, ये क्या है, इन सारों का हमारे पास सम है, क्योंकि हमने वी एवरेज ऊपर जो फार्मूला पढ़ा था वो ये था। तो इन सारों का हमने सम लेकर हमारे पास क्या आया था, 7 मीटर पर सेकेंड आया था। इसी तरह वी आई वी क्यूब का जो हमारे पास जो एवरेज आई है वो क्या आई है, वो हमारे पास 653.24 आई है।
तो अब हमारे पास अगर पावर होगी तो उसका फार्मूला क्या होता है, पी एवरेज 1/2 रो इंटू वी क्यू की एवरेज। तो हम वी क्यू की एवरेज रखेंगे तो हमारे पास ये पावर आ रही है, और अगर हम वी एवरेज की क्यूब लेकर हम पावर कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास 210 वाट पर मीटर स्क्वायर आ रही है। तो देखें, अगर आप क्यूब की जगह वी की एवरेज वैल्यू फाइंड करके वैल्यू फाइंड करेंगे पी एवरेज की, तो वो बहुत कम निकल कर आती है और ये रंग है। तो एग्जैक्ट जो राइट वे जो है पी एवरेज यानी एवरेज पावर कैलकुलेट करने का क्या है कि आपने कंप्यूट करनी है वी क्यू की एवरेज वैल्यू। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पावर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो अगर ये आपके पास एक साइड का डाटा था जिसको हमने हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट किया था, डिस्क्रीट हिस्टोग्राम फॉर्म में, तो अगर इस डाटा को आपने कंटिन्यूस फॉर्म में, मतलब कि इस डायग्राम को कंटिन्यूस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ जाता है, इस तरह का आ जाता है। तो हमारे पास एक्स एक्सिस पर उसी तरह हमारे पास स्पीड है, विंड स्पीड है, और वाई एक्सिस पर हमारे पास इधर हॉर्स थे, इधर वो फ्रैक्शन ऑफ हॉर्स हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ जाता है। टोटल एरिया अंडर द कैप हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये वाला जो एरिया है V1 और V2 का, अगर ये एरिया आप फाइंड करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी दैट द विंड इज़ बिटवीन V1 एंड V2, ये प्रोबेबिलिटी निकल कर आएगी कि विंड स्पीड आपकी V1 और V2 के दरमियान है। तो ये हमारे पास आगे डायग्राम है, एवरेज रेटेड पावर ऑफ विंड न्यू विंड टर्बाइंस मैन्युफैक्चर इन डेनमार्क। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि जो एवरेज रेटेड पावर है वो विंड की किस तरह इंक्रीज़ हुई है। फिर ये विंड कॉस्ट पर किलोवाट यूएस है, तो आप देख सकते हैं कि 10 टाइम्स आपकी जो पावर प्राइस है वो डिक्लाइन हुई है पर किलोवाट। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ विंड टर्बाइंस क्या है, इसके कुछ प्रॉन्स हैं, कुछ कॉन्स होते हैं जो आपके इसके जो मतलब कि आप कह सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस समझे जाते हैं। वो क्या है कि दी नेगेटिव इम्पैक्ट्स रिलेट टू बेड किल्स, नॉइज़, कंस्ट्रक्शन डिस्टर्बेंसेस, एस्थेटिक इम्पैक्ट्स एंड पोल्यूशन एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्टॉलिंग द टर्बाइन। और जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो ये है कि आप सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।